एवरीवन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो फिर एक सेकेंड। हाँ, तो लेक्चर नंबर 4 में पहला क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनमें से क्या नहीं है। तो इक्वालिटी हमारा है, रिलीजन हमारा है, फ्रीडम हमारा है, बट राइट टू वोट हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स का पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये इनको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और मैग्ना कार्टा कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट हुआ है मैग्ना कार्टा। ऐसे याद रखेंगे कि यूके जो है हमारा मतलब इसी का ही रूल था, तो रूल इसी का ही था, तो उससे मैग्ना कार्टा याद रखेंगे। मेन रूल किसका था? तो यूके का था, तो वहीं से ओरिजिनेट हुआ, तो मैग्ना राइट। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से आर्टिकल में? तो 12 से 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। पार्ट नंबर 3 में मेंशन है। नेक्स्ट है बोरोड फ्रॉम, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है? तो ये यूएसए से हम लोगों ने बोरो किया है। कैसे याद रखेंगे? हम लोग याद रखेंगे कि यूएसए जो है सबसे ज़्यादा अपनी चलाता है, राइट। अभी आप भी देख रहे होगे ट्रम्प वगैरह का, सबसे ज़्यादा उसकी वजह से कितना ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेन अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोल क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारा तो वो हम लोग वहीं से लेंगे ना, जो मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, मतलब इम्पॉर्टेंट कंट्री होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए तो दो ही है, यूएसए इन पॉजिटिव सेंस एंड चाइना इन नेगेटिव सेंस। तो यहाँ से हम लोग फंडामेंटल राइट्स लेंगे। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हम लोगों ने लिए यूएसए से। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेसी ऑब्जेक्टिव है इसका। ओरिजिनली हमारे टोटल अपने 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और अब प्रेजेंट में कितने हैं? तो प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। एक कौन सा हटाया गया? तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये एक लीगल राइट है, एंड आज के टाइम पे ये 12th पार्ट में एंड 300A में मेंशन है, राइट। तो पार्ट नंबर 12 हमें 300 एरिया आता है। नेक्स्ट चलता है, कह रहा है आर्टिकल नंबर 12 जो है वो डिफाइन करता है किसी स्टेट को, राइट। तो जो हमारा इसमें से पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12, वो क्या करेगा? पहला स्टेट को डिफाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज़, ये डिफाइन करेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। फिर आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू कहता है इनडायरेक्टली any law which is inconsistent or controversial with fundamental rights, court can declare null and void। तो वो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अच्छा, तो हम जो 3 में क्या किया था? देखा था कि बेरूबारी केस जो हुआ था, बेरूबारी केस, उसमें क्या चीज़ बोली? अपना प्रियम्बल है, प्रियम्बल, इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं, राइट। तो बेरूबारी केस में बोला था कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आया था केबीसी, दैट इज़ केशवानंदा भारती केस, जिसमें बोला था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब प्रियम्बल को चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नहीं, सॉरी, इसमें बोला था बेरूबारी में कि आप चेंज नहीं कर सकते, एंड केशवानंदा भारती में बोला था कि आप उसको प्रियम्बल के उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मिल्स आया था, ठीक। एंड दो आए थे, ठीक है, ये दोनों। दूसरा वाला तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इतना रिविजन करते हैं, नेक्स्ट टाइम प्रॉपर इसको किसी उसमें रिवाइज करवा देंगे। अभी चलते हैं आगे। डीपीएसपी क्या है? ऑब्जेक्टिव डीपीएसपी का क्या होता है? टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली है? तो जुडिशियल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली है। तो यूएसए एक तरीके से रूल वर्ल्ड पे, तो यहाँ से जुडिशरी हम लोग लेंगे, क्योंकि जुडिशरी एक तरीके से अपनी मेन, सुप्रीम कोर्ट अपना मेन चीज़ है। तो जुडिशरी से जितना भी रिलेटेड आए अगर, तो यूएसए हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स अपनी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी ऐसे चलेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, and right to cultural educational rights,
राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो जाएंगी। अब देखते हैं राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 से 18 तक मेंशन्ड है। राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे 29 से 30 तक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में मेंशन है। राइट टू इक्वालिटी अपना आर्टिकल नंबर 14 से 18 में मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इनकरेक्टली लिस्टेड इन कंडीशन फॉर बिकमिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है। तो पहले तो सिटीजनशिप कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो सिटीजनशिप हमारी पार्ट नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 5 to 11 में मेंशन है। सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने कहाँ से ली है, तो यूके से ली है। अगेन सिटीजनशिप हमको किसने दी, तो एक तरीके से यूएस यूके ने दी थी, राइट। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि मैग्ना कार्टा हमने कहाँ से लिया था, तो मैग्ना कार्टा हमने यूके से लिया था। बट हम लोगों ने फंडामेंटल का राइट कहाँ से लिया था, ये हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। हम लोगों ने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, रिट्स लिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए। यूके से हम लोगों ने लिया बाय कैमरल लेजिस्लेचर और रिट्स लिए और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि हम लोगों ने यूएसए से तो पहले तो जुडिशरी ली थी, जुडिशरी का पूरा लिया, राइट। इससे जुडिशरी का लिया। फिर हम लोगों ने यूके से क्या लिया, हम लोगों ने यूके से लिया पूरा पार्लियामेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट या फिर बोलो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर अगर वो कुछ भी पूछेगा इससे रिलेटेड तो हम लोगों ने किससे लिया है, हम लोगों ने यूके से लिया है। बस एक और एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी कि जो रिट्स हैं ये भी हम लोगों ने, तो अभी प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को तो कौन सही करता था, तो यूके सही करता था। तो रिट इशू करना कहाँ से हम लोगों ने लिया, यूके से लिया। अब आगे चलते हैं, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय डिसेंडेंट्स। ठीक है, इससे भी आप ले सकते हो, नेचुरली बॉर्न होना चाहिए, डिसेंडेंट्स होना चाहिए, जैसे माँ बाप के बेटे मतलब इंडिया में रहने वाले। सिटीजनशिप थ्रू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मान लो आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो तो क्या आप यहाँ के रहने वाले बन जाओगे, नहीं। सिटीजनशिप बाय बर्थ, हाँ ये भी सही है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं, सिटीजनशिप का सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप एट Constitution, right of citizenship of certain person who have migrated from India to Pakistan। ये हमारे आर्टिकल नंबर 6 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 5 में मेंशन है कि सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 6 में मेंशन है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से इंडिया में आए। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 7 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। जो अच्छा यहाँ पे मेंशन था इंडिया से जो पाकिस्तान में गए, हमारा 6 में, और 7 में क्या है, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए माइग्रेंट्स टू राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अच्छा सॉरी 6 में है कि इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान माइग्रेटेड टू इंडिया, जो पाकिस्तान से आए हैं इंडिया में, ये है हमारा 6 में, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं तो वो 7 में। कैसे याद रखेंगे इसको, ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान से गंदे लोग, ठीक है, तो छी छी करके याद रख सकते हैं, छी पाकिस्तान से आए, राइट। तो छः इससे याद हो जाएगा, छी से। एंड पाकिस्तान से आने वाले तो 6 में है। एंड पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान को जाने वाले 7 छोड़ दिया, राइट, 7 छोड़ दिया। तो 7 7 किसने छोड़ा, कब छोड़ा, तो इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए वो 7th आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट 9th वाला देखते हैं, पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। अगर किसी ने खुद से एक्वायर कर ली हो फॉरेन स्टेट की तो वो 9 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 9। 9 इसने क्या किया, नौ देश में चला गया, नौ विदेश में चला गया, नौ विदेश में। तो कैसे याद करेंगे कि कोई भी जो पर्सन है उसने अगर अपना सिटीजनशिप छोड़ के वो किसी नए कंट्री में चला गया है बसने, तो वो 9th में आएगा। आर्टिकल नंबर 10 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 में है कि आप अपना कोई सिटीजनशिप कंटिन्यू कर रहे हो उसको। आर्टिकल 11 में है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ।
तो यहाँ से हमें 6 याद रखना है, 7 याद रखना है, 9 याद रखना है। 9 में क्या है, वो 9 नए कंट्री चला गया तो फॉरेन। 6 में क्या है, चीन पाकिस्तान के लोग आ गए। 7 में क्या है, 7 छोड़ दिया, पाकिस्तान चले गए, राइट। अब यहाँ से देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में। इसने क्या बोला कि आप कैसे अक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप इंडिया में, और कैसे आप लूज़ कर सकते हो सिटीजनशिप इंडिया में। तो या तो आप वहाँ पे पैदा हुए हो, या तो आप किसी के डिसेंडेंट हो, या तो बाय रजिस्ट्रेशन। उसके लिए 7 साल की रिसाइडिंग होनी चाहिए इंडिया में। आप 7 साल से बसे होने चाहिए इंडिया में, साथ साथ रहने चाहिए इंडिया में। हम लोगों के साथ साथ रहने चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए, साथ साथ रहने चाहिए। नेक्स्ट, या तो बाय नेचुरलाइजेशन नॉट ऑफ इंडिया, या तो 12 साल से मतलब आप रह रहे हो। शुड ऑल्सो नो 1 इंडियन लैंग्वेज, एक इंडियन लैंग्वेज आती हो, जो कि अपने शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है उनमें से कोई एक लैंग्वेज आती हो। 12 साल से रह रहे हो, या तो नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है बाय इनकॉपरेटिंग अ टेरिटरी, या तो आप किसी टेरिटरी को ले रखा हो आपने, राइट। इंडिया में कोई टेरिटरी आपने मतलब पूरी ले रखी हो, तो वो हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, कैन लूज, कैसे आप लूज कर सकते हो सिटीजनशिप को, रिनाउंड कर सकते हो बाय ओन विल, कि हम मतलब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट है टर्मिनेशन, वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। टर्मिनेशन मतलब, नेक्स्ट है रिनाउंसिएशन, कि आप खुद से इंडिया छोड़ के चले गए। फिर डेप्रीवेशन मतलब डॉक्यूमेंट मैल फंक्शन, हेल्पिंग एनिमी कंट्री, तो इन सब केस में इंडिया आपको निकाल सकती है, डेप्रीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिसेंट ऑफ, जो अभी अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में, कब हुआ था, तो 2019 में CAA आया था। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 6 कम्युनिटीज़ मतलब हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, तो ये जो है ये 3 कंट्रीज से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, ये आके हमारे यहाँ इंडिया में अपनी मतलब नेचुरलाइजेशन के थ्रू, और हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू कितना साल आपको रिसाइड करना चाहिए, 6 ईयर रिसाइड करना चाहिए। ये देखो, नेशनलाइजेशन के थ्रू, अच्छा 12 ईयर्स रिसाइड करना चाहिए, सॉरी 12 ईयर्स रिसाइड करना चाहिए। एंड किसके थ्रू 7 ईयर्स, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आप आ रहे हो तो 7 ईयर्स, अगर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप आ रहे हो तो 7 ईयर्स, और अगर नेचुरली आप आ रहे हो तो 12। अब याद रहेगा इसको, ठीक है ये। और कौन कौन सी कम्युनिटीज़, तो ये सारी कम्युनिटीज़, बस यहाँ पे याद रखना है कि मुस्लिम्स नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सारी मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे मोस्टली ना हिंदूज़ को बहुत ज़्यादा डिप्राइव किया जाता है। इसी वजह से ऐसा हुआ कि CAA आया, इसकी वजह से ये सारी कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, उनको उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, या फिर कोई मतलब बुरा माहौल फेस करे, तो इस वजह से उनको अपने इंडिया ने गेट खोल दिया है। बाकी जो मतलब जो मुस्लिम्स हैं, वो तो उन्हें खुद से बोला, मतलब पहले उनका यही तो था कि सारे मुस्लिम्स मतलब बांग्लादेश अपना लेना चाहते थे अलग। फिर अफ़गानिस्तान तो मान लो थे ही नहीं अपने, एंड पाकिस्तान भी इसीलिए तो डाइवर्ट हुआ था कि हमें खुद का नेशन चाहिए। तो आखिर ये चीज़ तो पॉइंट तो मेरे को समझ नहीं आता, बट फिर भी पढ़ने के उससे पढ़ लेते हैं। तो नेशनलाइजेशन का कितने साल का, हम लोगों ने देखा 12 ईयर्स का, रजिस्ट्रेशन 7 ईयर्स का। मुस्लिम के अलावा सारी कम्युनिटीज़ जो 2019 में इसका अमेंडमेंट आया था। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो है इनकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर क्या नहीं है, डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट है अपने पास, जैसे स्टेट और इंडिया। डिवीजन ऑफ पावर्स, हाँ है, स्टेट इंडिया के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ है अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऑल इंडिया सर्विसेज अपना एक फेडरल फीचर है? ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होगा, बिकॉज ये तो एक तरीके से सर्विस हो गई ना। फेडरलिज्म क्या होता है, लेट्स सी। दिस रिवर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर दैन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसमें एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है। 3 tier ऑफ इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल यूनियन, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज।
Under federalism, the states are not merely agents of federal government but draw their authority from constitution as well. ठीक है, तो ये होता है फेडरलिज्म का मतलब कि आप खुद में आपकी नहीं होती। फॉर एग्जांपल सारी पावर एक फिक्स के पीछे नहीं होती, वो बाइफर्केट होती हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर में है, स्टेट में है, फिर लोकल बॉडीज है, पंचायत एंड ऑल। फिर आते हैं इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये कहाँ से लिया हम लोगों ने? कनाडा, कनाडा से लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लोगों ने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। आई थिंक इट वुड बी अ बिट वियर्ड, बट देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अपना स्ट्रॉन्ग सेंटर है, किसी भी चीज़ का जब आप सेंटर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, सेंटर बनाते हैं, लाइक अर्थ का भी सेंटर बनाते हैं तो ऐसे कोर सर्कल टाइप का बनाते हैं। तो कनाडा में अंडा, अंडा है, अंडा। तो अंडा से आप लिंक कर लो कि कनाडा से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। तो यहाँ से आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लोगों ने कहाँ से लिया है? हम लोगों ने कनाडा से लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगेन हम लोगों ने काफ़ी कुछ मतलब लिया वाला कर लिया, तो हम लोग रिकॉल करते हैं। यूएस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? यूएसए से हम लोगों ने लिया है जुडिशरी, पूरी अपनी जुडिशरी ली है। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। यूके से हम लोगों ने क्या लिया? यूके से हम लोगों ने अपना मैग्ना कार्टा लिया है। एंड यूके से हम लोगों ने क्या लिया है? हमने यूके से लिया है जुडिशरी बोली हूँ, लेजिस्लेचर लिया है। एंड लेजिस्लेचर लिया है तो पार्लियामेंट लिया है। एंड पार्लियामेंट लिया है तो हम लोगों ने रिट्स लिए हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या लिया है? हम लोगों ने वो कहाँ से लिया? क्या कहते हैं उसको? फेडरल फीचर हो गया अपना। स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लोगों ने कहाँ से लिया है? स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लोगों ने लिया है कनाडा से, अंडा से याद किया। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने अच्छे से याद कर लिया। अब आगे मूव करते हैं। तो इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स को कनाडा बोलते हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये हम लोगों ने कौन से एक्ट से लिया है? तो एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फेडरल फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देख लेते हैं। यूनिटरी फीचर्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। फेडरल फीचर मतलब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपने पास, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, रिजिड है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पर उसी टाइम पे फ्लेक्सिबल भी है। तो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, बायकैमलरिज्म है, एंड डुअल गवर्नमेंट है। ये सारा अपना फेडरल फीचर में आ जाएगा। यूनिटरी फीचर मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब सिंगल। ऑल इंडिया सर्विस मतलब जो अपने एक अपॉइंट मतलब डीओपीटी अपॉइंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। आर्टिकल 312 में मेंशन है ये सारे, आईएएस आईपीएस एंड आईएएफएस। इसमें इमरजेंसी प्रोविजन है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंटर फ्रॉम कनाडा, ये भी हम लोगों ने लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट किससे लिया है? अपॉइंटमेंट तो हम लोगों ने ये लिया है कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Wearing away of landscape, different agents like water, wind and ice is called, तो इसको बोलते हैं इरोजन। वियरिंग अवे ऑफ लैंड, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, पूरा लैंडस्केप वेयर हो रहा है बिकॉज ऑफ एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, इसको बोलते हैं इरोजन। और वेदरिंग किसको कहते हैं? वेदर हो रहा है, वेदर मतलब विथर, विथर से याद रखो। वेदरिंग मतलब तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, इसको बोलते हैं इंसू, ये एक इंसीतु प्रोसेस है, राइट? इंसीतु प्रोसेस है। इरोजन क्या है? इरोजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ब्रोकन मटेरियल, जो टूटा हुआ पार्ट होता है वो इरोजन में मूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, पूरा पूरा लैंडस्केप जा रहा है, जो ब्रेक डाउन हुए थे रॉक्स वगैरह वो पूरा पूरा मूव हो जाते हैं। मूवमेंट ऑफ ब्रोक डाउन पार्टिकल्स, अगर मूवमेंट की बात आ जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इरोजन हो रहा है। मूवमेंट तो इरोजन, अगर बोलेगा इरोजनल एजेंट्स क्या है तो रिवर, विंड, ग्लेशियर। बट अगर पूछेगा ब्रेक डाउन तो वेदरिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रॉक वर once igneous and or sedimentary but have metamorphosed as a result of intense heat and pressure within the earth crust, तो इसका क्वार्ट्जाइट। कैसे? अब देखो ये पूरा चेन साइकिल लर्न करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक होगा तो इसको करते हैं, राइट?
तो हाउ आर द रॉक्स फॉर्म्ड? तो लेट्स सी, पहले ये इग्नियस रॉक, पहले तो मैग्मा होता है। क्या होता है मैग्मा से, मैग्मा जब मेल्ट होके निकलता है फिर ये कूल होता है, सॉरी जब ये इग्नियस रॉक जब मेल्ट होते हैं तो मैग्मा बनता है। जब ये मैग्मा कूल हो जाता है तब इग्नियस रॉक बन जाते हैं। एंड जब ये इग्नियस रॉक विदर हो जाते हैं एंड लिथिफिकेशन हो जाता है इनका, तो ये सेडिमेंट बना देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल सेडिमेंट। और ये जब सेडिमेंट क्या होते हैं, ये सेडिमेंट कंपैक्ट हो जाते हैं, सीमेंट टाइप से हो जाते हैं, ऐसे फिक्स हो जाते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम बाद। तो इसमें काफ़ी जो हीट और प्रेशर जब लगता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक जो बने हैं, जो कंपैशन और सीमेंटेशन से बने हैं, और ये सेडिमेंट्री रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। बट कभी कदार क्या होता है कि ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक हमारे हीट और प्रेशर की वजह से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक में वेदरिंग हो जाए, लिथिफिकेशन हो जाए, जिससे इग्नियस रॉक से अपना सेडिमेंट्स बन रहे थे, तो ये डायरेक्ट मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट भी बन सकते हैं। एंड सेडिमेंट्री से भी ये इसी वेदरिंग एंड मतलब सेडिमेंट्स बन सकते हैं। बट मेटामॉर्फिक अगर मेल्ट हो जाए तो मैग्मा बना देता है। अब यहाँ से एक एक रॉक पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक क्या है? इग्नियस रॉक फॉर्म करता है मैग्मा। जब मैग्मा कूल हो जाता है तो ये सॉलिड होकर के इग्नियस रॉक बना देता है, राइट। दो टाइप के इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं इनसाइड, मतलब अंदर जो है वो प्लूटोनिक रॉक के फॉर्म में होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं अंदर क्रस्ट में। उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, मतलब अंदर की ओर ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की ओर ये सॉलिडिफाई होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, ब्यूमाइस। गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक पे। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जब सेडिमेंट्स जो है वो ब्रोक होके, ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट हो जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जब ये ढेर सारे रॉक सेडिमेंट्स फॉर्म में जब ये स्टैक हो जाते हैं तो ये बनाते हैं लेयर्स, या फिर बोलते हैं इनको स्ट्रेटा। और ये जो सेडिमेंट्री कंपाइलेशन होता है ये लिथिफिकेशन के थ्रू होता है, और इसी में हम लोगों को फॉसल्स देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों ने एग्जाम इमेज में देखा कि सेडिमेंट्स कैसे बन रहे थे छोटे छोटे। तो जब ये एक के ऊपर एक ऐसे जब रखते जाते हैं, तो यहाँ पे मान लो कोई फ्रॉग बैठा था, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रॉग बैठा था, तो इसके ऊपर ये जाके रख जाता है। थ्रू थ्रू हम लोगों ने देखा था कि इरोजन होता है, इरोजन होता है। तो इरोजन क्यों, किस एजेंट्स की वजह से? रिवर की वजह से और इन सब की वजह से होता है। तो जब ये जो रॉक के ऊपर प्रेशर लगता है एंड इसके ऊपर जाके आ जाता है एंड इसके बीच में फ्रॉग बैठा होता है, तो क्या होता है कि ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होने की वजह से ये दब जाता है एंड ये फॉसिल क्रिएट कर देता है। तो अगर बहुत अच्छे से हमें तैयार हो गया, समझ आ गया कि अगर सेडिमेंट आएगा तो वहाँ पे फॉसिल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स पे। फॉर्म्ड मैकेनिकली, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट। तो फॉर्म मैकेनिकली क्या बनता है? क्लास्टिक, दैट इज लाइमस्टोन बनाते हैं, शेल बनाते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट बनाते हैं। फॉर्म्ड ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली क्या बनता है? अच्छा, यहाँ से लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, चौक हो गया। ऑर्गेनिक मैटर्स में चौक आ सकते हैं, लाइमस्टोन आ सकते हैं, ये सब डिकम्पोज हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिकली अगर पूछे तो चौक, लाइमस्टोन, कोल हो जाएगा। मैकेनिकली पूछे तो लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल से क्या बनता है? तो लाइमस्टोन बनता है एंड हेल्थ बनता है, हेल्थ एंड बनता है। ये सारे टाइप्स हो जाएंगे हमारे सेडिमेंट्री रॉक के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि इग्नियस रॉक के एग्जांपल गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइट। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल
मैकेनिकली अगर फॉर्म हो रहे हैं तो लाइमस्टोन है, शेल है, कॉन्ग्लोमेरेट है। अगर ऑर्गेनिकली फॉर्म हो रहे हैं तो चॉक है, लाइमस्टोन है, कोल है। केमिकली फॉर्म हो रहे हैं तो लाइमस्टोन है, हेलाइट है। लाइमस्टोन हर एक में है, तो लाइमस्टोन तो हमें याद ही रखना है। कैसे याद रखेंगे? लेयर्स बनाता है लाइन फॉर्म में, ठीक है, तो उससे लाइमस्टोन हमें याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक जो है, दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल विद ओरिजिनल रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स इतने डार्क एंड लाइट बैंड्स इसमें देखने को मिलते हैं, जिसको बैंडिंग बोलते हैं। एंड इस लाइंस को जो फॉर्म होती है, इसको लीनिएशन बोलते हैं। इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक जो है उसको प्रेशर, जो इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डाल दें तो ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कर देता है एंड इससे मेटामॉर्फिक रॉक हमारे बन जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मार्बल हो जाएगा, शिस्ट हो जाएगा एंड क्वार्ट्जाइट हो जाएगा। तो एक बार सारे एग्जाम्पल रिवाइज करते हैं। पहले इग्नियस रॉक के होता है बसाल्ट, गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। और सेडिमेंट्री रॉक के 3 टाइप से होते हैं, मैकेनिकली, केमिकली एंड ऑर्गेनिकली। और लाइमस्टोन सब में आएगा। और फर्स्ट वाले में अपना कौन सा है, कॉन्ग्लोमेरेट आएगा, और कॉन्ग्लोमेरेट था, राइट, एंड शेल था। और ऑर्गेनिकली में आ जाएंगे तो लाइमस्टोन था, चॉक था, कोल था, एंड अगर केमिकली में आ जाए तो लाइमस्टोन हेल्ट हो जाएगा। मेटामॉर्फिक में क्वार्ट्जाइट, मार्बल एंड शिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरली स्टीप हिल with an elevation of more than a dash meter is classified। तो अगर जो कि इसमें बोला है स्टीप हिल है, तो उसको कितने मीटर की क्लासिफाइड एज अ माउंटेन, तो उसको माउंटेन जैसा जो होता है उसकी हाइट पूछ रहा है कि हाइट 600 से 900 मीटर तक होती है। ये माउंटेन्स होते हैं, ये जो इसमें स्टीप टाइप की, स्टिल टाइप की हिल्स होती हैं, इनको बोलते हैं प्लेटूज। एंड जो ऐसे प्लेन आ जाते हैं, जो यू सी लेवल होती है, जो सी लेवल पे होता है उसको सी लेवल बोलते हैं। प्लेटू क्या, प्लेटू फ्लैट टॉप होते हैं। प्लेटूज आर फ्लैट टॉप एंड फ्लैट टॉप्स अपलिफ्टेड होते हैं जो थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तिब्बतन प्लेटू रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, पामियर नॉट बोलते हैं इसको। चलते हैं। छाली, झुमरा, लड्डू, भांगी आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो इनमें से कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो जाएंगे? हमारा सत्रिया डांस से एसोसिएटेड होगा। तो सत्रिया से कौन कौन से एसोसिएटेड है? छाली, झुमरा, नड्डू, भांगी से ये सारे एसोसिएटेड है डांस फॉर्म्स ऑफ असम। ये वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। कब ऐड हुआ था? तो 2000 में ये ऐड हुआ था। कौन इसके फादर माने जाते? शंकर देव इसके फादर माने जाते हैं, वैष्णवा। और थीम क्या होती है इसकी? लॉर्ड कृष्णा पे बेस्ड होती है। आसाम का म्यूजिक जो बोर गीत है वो इसमें मतलब प्ले किया जाता है। अंकैया नाट डांस इसमें होता है। एंड भावना, भावना इसका मतलब जो इसका प्रेजेंटेशन होता है, अंकैया ऑफ अंकैया नाट को हम लोग भावना बोलते हैं। सत्या, ठीक है। डांस नंबर्स कितने? डांस नंबर्स छल्ली, झुमरा, नड्डू, भांगी। छल्ली, झुमरा, नड्डू, भांगी डांस नंबर्स। एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं सत्या की। जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका। सिविलियन इनको अवार्ड मिला हुआ है भारत रत्न का 2019 में। 2019 में हम लोगों ने अभी देखा कि CAA आया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु घना घंटा बोरा हो गए, इंदिरा बोरा हो गई। बोरा अगर आ जाएगा तो आसाम से एसोसिएट कर लेंगे। एंड मनोग्राम दत्ता, कृष्णा काशी कश्यप, या फिर मीनाक्षी मेधी या शरोदी साइकिया। तो जतिन गोस्वामी हो गए, भूपेन हजारिका हो गए। हजारिका से रिलेटेड कोई भी आएगा तो फिर अपने असम से होंगे जतिन गोस्वामी। एंड गुरु घंटा बोरा, इंदिरा बोरा। बोरा आएगा तो असम से एसोसिएटेड। मोनाग्राम दत्ता, कृष्ण काशी कश्यप, कृष्ण काशी कश्यप, मीनाक्षी मेधी एंड श्रोदी सैकिया। कृष्ण काशी कश्यप, मीनाक्षी मेधी एंड श्रोदी सैकिया। नेक्स्ट चलते हैं। छठ शुक्रा, अ पॉपुलर ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल ऑफ मेघालय इज सेलिब्रेटेड एज। छठ शुक्रा
किस तरीके से एसोसिएट किया, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है? कम्युनिटी ऑफ मैरिज फेस्टिवल नहीं, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है नहीं, बर्थ फेस्टिवल है नहीं, तो सोइंग फेस्टिवल है या फिर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इसको बोल सकते हैं। ये मेघालय के डांस देख लेते हैं थोड़े, फोक डांस। तो छठ शुक्रा अपना मेघालय का, ये भी चीज़ हमें याद रखना है, छठ शुक्रा। कुछ मेघालय के डांस, नौक्रेम, वांगला, बेहदिंग खालम, जो कि परफॉर्म करती कौन सी ट्राइब? जयंतिया ट्राइब। बेहदेंग खालम, बेहदेंग खालम। वांगला फेस्टिवल है जो 100 ड्रम्स इसमें बजाए जाते हैं, वांगला, वांगला। और ये जो नोंगक्रेम है ये खासी हिल्स में सेलिब्रेट, मतलब परफॉर्म किया जाता है खासी हिल्स में। तो मेघालय के हम लोगों ने देख लिए छठ शुक्रा जो सोइंग फेस्टिवल है, फोक डांस में नोंगक्रेम आ जाएगा जो खासी हिल्स में सेलिब्रेट किया जाता है, वांगला में जो 100 ड्रम्स बजाए जाते हैं, एंड बेहदिंग खालम, बेहदिंग खालम क्या है? जो जयंतिया परफॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गौर मारिया है। गौर मारिया इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम कौन से स्टेट? गौर मारिया हमारा छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड है, छत्तीसगढ़ से। अब फोक डांस ऑफ राजस्थान सारे देख लेते हैं अपने, कौन से हो जाएंगे? गंगौर, घूमर, सुई सिनी, तेरह ताली, छारी, कालबेलिया। कौन परफॉर्म करता है? कालबेलिया कौन परफॉर्म करता है? तो स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है, काला एंड स्नेक, काला स्नेक, राइट। और गुलाबो सपेरा इसके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक डांसर हैं, ठीक है। तो गंगौर ये गॉडेस पार्वती ने परफॉर्म किया था, के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, गॉडेस पार्वती के लिए। तो ये हम लोग कैसे याद रखते हैं? फोक डांस सारे इसके छत्तीसगढ़ के वो देखते हैं, बट यहाँ से राजस्थान के गंगौर हो गया, घूमर हो गया, सुईसिनी हो गई, तेरह ताली हो गई। ये तेरह ताली है, तीर तंडी अगर बोलेगा कोई तो वो अपना मध्य प्रदेश का है, ये तेरह ताली है राजस्थान का, छरी, कालबेलिया। अब यहाँ से छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं, अक्सर सुआ कर्म करते हैं, पागलपंथी, पांडवों, झूमर और सोला डांस। तो अक्सर का हो गया कक्सर डांस, सुवा का हो गया सुवा नाचा, पैरेट डांस, कर्म का हो गया कर्म नाचा, गेंडिया से हो गया गेंडी डांस, मारते हैं तो गौर मारिया, पागलपंथी पंथी नाचा, पांडवों का पांडवानी डांस, झूमर का झूमेर डांस, सोला का सैला डांस, ठीक है। ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं, कक्सर सुवा, कक्सर डांस, सुवा डांस, कर्म नाचा, गेंडी डांस, गौर मारिया, पंथी डांस, पांडवानी डांस, झुमेर डांस, सैला डांस, ये सारे किससे हो गए? छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड हो गए। पंडवानी जो डांस है ये महाभारत को डिपिक्ट करता है, एंड ये जो पंडवानी डांस है ना ये महाराष्ट्र से भी एसोसिएटेड है, महाराष्ट्र से। फेमस एक्सपोनेंट कौन है इसके? तो तीजन बाई हो गई। तीजन बाई को कौन कौन से अवार्ड्स मिले ये देख लेते हैं। पद्मश्री मिला है ना 1988 में, पद्म भूषण मिला है 2003 में, पद्म विभूषण मिला है इनको 2019 में। अभी हम लोगों ने देखा था कि 2019 में एक और को भारत रत्न मिला था, किसको मिला था? भूपेन हजारे को, राइट। किसके लिए? सत्रिया के लिए, राइट। और अभी हम लोगों ने देखा कि 2019 में पद्म विभूषण मिला, किसको मिला? तो तीजन बाई को मिला फॉर पांडवानी डांस। और पांडवानी डांस किससे एसोसिएटेड है? छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल ऑफ फर्स्ट नॉवल ऑफ आनंद नीलकंठन? तो आनंद नीलकंठन की कौन सी फर्स्ट नॉवल है? तो ये है असुर, टेल ऑफ वैंक्विश्ड, असुर, टेल ऑफ वैंक्विश्ड, असुर, असुर आनंद नीलकंठन, ठीक है। तो असुर, तो असुरों को मतलब असुरों के दैत्य, मतलब जो भी अपना जो शिव जी थे उनने क्या किया था? नीलकंठ धारण कर लिया था, विष पी लिया था पूरा। तो किसकी वजह से हुआ था ये सारा? असुरों की वजह से हुआ था, राइट। टेल ऑफ वैंक्विश्ड। तो आनंद नीलकंठन की कौन सी बुक हो जाएगी? असुर टेल ऑफ वैंक्विश्ड। असुर टेल ऑफ वैंक्विश्ड किसकी हो जाएगी? आनंद नीलकंठन की। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पे, तो सत्य ये प्रयोग, सत्य के प्रयोग किसकी हो जाएगी? हमारे महात्मा गांधी की है सत्य के प्रयोग, सत्य से ट्रुथ। तो महात्मा गांधी। कदम्बरी किसकी हो जाएगी? बाण भट्ट की हो जाएगी कदम्बरी, बाण भट्ट की हो जाएगी हमारी कदम्बरी। नेक्स्ट है फोर्थ पोएट ऑफ हर्षवर्धन कौन?
तो हमारे जो कोर्ट पोएट है हर्षवर्धन के, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन बाणभट्ट हो जाएंगे हमारे कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, जिन्होंने हर्षचरित्र भी लिखी थी, कादम्बरी लिखी थी बाणभट्ट ने, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन थे। और ऑल्सो रोट, इन्होंने और क्या लिखा था, हर्षचरित लिखी थी। बुक्स ऑफ अमिश त्रिपाठी, अमिश त्रिपाठी की कुछ बुक्स देख लेते हैं। कादम्बरी तो बाणभट्ट की है, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की। बुक्स ऑफ देवदत्त पटनायक एंड अमीश त्रिपाठी का भी देख लेते हैं। यहाँ से नीलकंठ से हम लोगों ने असुर किया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अमीश त्रिपाठी की है इन दोनों लोगों की जो भी बुक्स हैं उनमें थोड़ा सा गॉडली, हेवनली या गॉडली या फिर जो अपनी होली हिंदू से रिलेटेड बुक्स होंगी, हिंदू से रिलेटेड, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अमीश त्रिपाठी की कौन कौन सी है, स्काइन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, ओथ ऑफ Secret of Nagas, and books of Devdutt Patnaik, Sita and illustrated। तो सीता एज अ वॉरियर किसकी है, अमीश त्रिपाठी की। सीता एज इलस्ट्रेशन किसकी, देवदत्त पटनायक की। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रीटेलिंग ऑफ रामायण, मिथ मिथ्या किसकी, देवदत्त पटनायक की। 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु किसकी है, तो ये भी देवदत्त पटनायक की है। नेक्स्ट चलते हैं, early Vedic economy was primarily based on dash activity। तो ये पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पे बेसिकली बेस्ड थी। वैदिक एज पे चलते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी तक है अर्ली वैदिक एज अपना। 1500 से 1000 बीसी तक दे आर पेस्टोरल कम्युनिटी होती थी। लेटर वैदिक पीरियड कहाँ कब से कब तक, तो 1000 से 600 तक, 1500 से 1000 तक एंड 1000 से 600 तक। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने किया था कि आईवीसी कब आई थी, आईवीसी अपनी चली थी 2500 से 1750 तक। ओके, यहाँ से इतना कर लिया हम लोगों ने। अर्ली वैदिक एज स्टार्ट हुई 1500 से 600 तक, 1000 तक चली। फिर लेटर वैदिक आई 1000 से 600 तक चली। अर्ली वैदिक देखते हैं, ऋग्वेदा इसमें कंपाइल किया गया, सभा समिति विधाता ये कम्युनिटीज़ बनाई गई। कंडीशन ऑफ गुड्स, यहाँ पे वुमेन की सभा समिति में पार्टिसिपेट करती थी तो उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। वर्ना सिस्टम जो था यहाँ पे रिजिड नहीं था, ठीक है। लेटर वैदिक में आते हैं 1000 से 600 बीसी में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कंपाइल किया गया। सभा समिति विधाता और बलि ये सारे एसोसिएटेड हो गए। कंडीशन ऑफ वुमेन डिटोरिएट हो गई, गोत्र क्लैन और सिस्टम इमर्ज हो गए। और ठीक है, यहाँ से गोत्र और क्लैन इमर्ज हो गए। वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन सैल्वेशन, तो महावीरा ने सैल्वेशन कहाँ अटेन किया, तो पावापुरी में अटेन किया। ओके, तो यहाँ से चलते हैं, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में हेयर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना परफॉर्म किया था। डेथ ड्यू टू सैल्वेशन, ड्यू टू स्टार्वेशन। गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू लोकेटेड है, यहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैचू कहाँ लोकेटेड है, तो ये महा एक फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, तो 12 ईयर्स में ऑर्गेनाइज होता है। ये सारा कुछ श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। क्या क्या चीज़ें होती हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सब सल्ले खाना परफॉर्म किया था, स्लो स्टार्वेशन से डेथ चंद्रगुप्त मौर्य ने। गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैचू यहाँ पे लोकेटेड है। महामत्स्य अभिषेक फेस्टिवल हुआ था यहाँ पे, मतलब होता है एवरी 12 ईयर्स में महामत्स्य फेस्टिवल। अच्छा, यहाँ पे 12 ईयर्स से मुझे याद आया कि हम लोगों ने क्या चीज़ याद की थी, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम लोगों को जो सिटीजनशिप मिलती है उसमें 12 ईयर्स अपनी ठीक है ये लिमिट होती है। एंड 7 ईयर्स किस में होती है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू।
ठीक है। नेक्स्ट चलता है पावनपुरी। महावीर जो है उनको अटेन हुआ था सैल्वेशन पावापुरी में। माउंट आबू जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, माउंट आबू से एसोसिएटेड है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है। बिल्ड दिलवाड़ा जैन टेम्पल किसने बिल्ड करवाया था? तो वास्तुपाला ब्रदर्स ने बिल्ड करवाया था दिलवाड़ा जैन टेम्पल। माउंट आबू हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेट टीचर तीर्थंकर। टीचर्स तीर्थंकर टोटल 24 तीर्थंकर थे। फर्स्ट कौन थे? अपने ऋषभ देव थे अयोध्या बुल। और पार्श्वनाथ कौन थे? वाराणसी सर्पेंट। और वर्धमान महावीर कुंडाग्राम लायन। वैशाली कुंडाग्राम वैशाली में है एंड लायन। यहाँ से जैन फिलोसफी KFC से याद रखते हैं, राइट नॉलेज राइट फेथ राइट कंडक्ट। कैसे याद रखते हैं? सम्यक जनन सम्यक दर्शन सम्यक चैत्र। वर्तमान महावीर के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ही वॉज नोन एज नायापुट्टा। इनको नायापुट्टा के नाम से जाना जाता था। इनका बर्थ हुआ था 540 BC में कुंडाग्राम में वैशाली बिहार में। डेथ हुई थी 468 BC में पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में। और 72 ईयर्स की एज में इनने अपना मतलब निर्वाण या फिर बोलो मोक्ष अपना इन्होंने ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला, वाइफ का नाम यशोदा था, डॉटर का नाम अनुजा प्रियदर्शना था। और इनके हस्बैंड कौन थे? जमाली थे, जो कि फर्स्ट डिसाइपल बने थे महावीर के। इनने 30 ईयर्स की एज में घर छोड़ा था एंड इसको अलॉन्ग विद किसके साथ छोड़ा था? तो मकाली गोसाला के साथ छोड़ा था, जो कि आजीविका सेक्ट के बाद में फाउंडर बने। ये जो बिलीव करते थे कि एक्सट्रीम फेटलिज्म में फेट में बिलीव करते थे ये। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? महावीर को 42 ईयर्स में हुई थी, साल ट्री के नीचे जम्भी का ग्राम नियर रिवर रिजुपालिका। फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया? पावा में दिया। लिटरेसी रेट क्या सबसे ज़्यादा किसका है? तो जैन का है एंड लोएस्ट किसका है? तो मुस्लिम का है। नेक्स्ट चलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। 540 में पैदा हुए, 483 में डेथ हुई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1320 टू 1440। तो ओके, तो तुगलक डायनेस्टी का ये पूछ रहा है पूरा टाइमलाइन। ठीक है। तो घियासुद्दीन बलबन घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। ये सारे तुगलक मतलब 3 तुगलक याद रखने हैं। GMF, इसको GMF करके आप याद रख सकते हो। GMF 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 GMF। GF के बीच में M, GF के बीच में M। ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन का हुआ 1320 से 1325 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का 1355 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या चीज़ें बनवाई? तो इनने इस्टेब्लिश किया दीवान खैरात, और इनने इस्टेब्लिश किया दीवान बंदगान, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो दीवानी खैरात में मतलब चैरिटी, खैरात में इनने लिया क्या लिया? तो चैरिटी दीवाने खैरात में इनको सब कुछ मिला एंड चैरिटी में मिला। किसने स्टार्ट कराया? फ्री का फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करवाया। इनके टाइम पीरियड था 1351 से 1380 तक। इनने कौन सी 2 स्टार्ट करवाई? दीवाने खैरात एंड दीवाने बंदगान। ठीक है। ये स्टार्ट करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। स्टार्ट इन माइग्रेशन प्रोजेक्ट, इन्हीं ने इमाइग्रेशन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। अब बलबन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो इन्हें सजदा पैबूज स्टार्ट किया था, रिकॉल करो। और ही वॉज नायब अंडर नैसरुद्दीन मोहम्मद। नैसरुद्दीन मोहम्मद के अंदर एक नायाब थे, तुगरिल बेग इनके गवर्नर थे। बंगाल में अंडर सुल्तान बलबन रिवोल्ट अगेंस्ट हिम एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इन 1279।
तो जो यहाँ पे थे इनके तुगलक बेग, इनने क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट रूल का अनाउंस कर दिया बंगाल में 1279 में। तैमूर इन्वेजन कब हुआ, तो 1398 में तैमूर इन्वेजन हुआ। इसको ही वॉज अ मंगोल थे ये। इन्वेट किया ड्यूरिंग दिस द लास्ट रूलर वॉज मोहम्मद शाह तुगलक। आखिरी रूलर थे मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। तैमूर इन्वेजन जब ये हुआ था तो मोहम्मद शाह तुगलक अपने मतलब इस टाइम पे यहाँ पे आखिरी इनके रूल के टाइम पे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अपना कुतुब मीनार, जिसकी हाइट कितनी है, 5 स्टोरीज एंड 73 मीटर की हाइट है। अच्छा, अभी यहाँ से रिकॉल करते हैं 10.5 मीटर एंड 17.5 मीटर। कैन यू टेल मी मैं किसकी हाइट बता रही हूँ? ये है अपना क्या है ये, डांसिंग गर्ल की हाइट है ये, डांसिंग गर्ल की हाइट। और ये किसकी है, ये है अपनी बियर्डेड मैन की हाइट, जो कि किससे बना था, स्टीएटाइट से, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड करवाया था फर्स्ट स्टोरी, और फिर इल्तुतमिश ने आगे की 3 स्टोरी बनवाई थी। फिरोज शाह ने क्या किया था, जो टॉप स्टोरी थी उसको 5th स्टोरी को मतलब रिपेयर करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑन बहमानी एंड विजयनगर किंगडम? क्या वलीस था, या फिर चागानी था, या फिर बिचकी था, या फिर इक्तादारी था? इक्तादारी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे पूरा तुगलक का रूल था, यहाँ पे राजपूत का रूल था, ये बहमानी का रूल था, यहाँ पे विजयनगर अंपायर तुगबंदा के नीचे रूल कर रहे थे, राइट। बहुत अच्छा सा मैप बनाया हुआ है सर ने। तो देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे रूल कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक। और हम लोगों ने देखा ये सेकंड रूलर था, राइट। पहला था अपना गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, एंड फिर आया अपना फिरोज शाह तुगलक, जिसने ये सारा दीवाने खैरात, दीवाने बंदरगान ये सब स्टार्ट करवाया था, इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था। आखिरी रूलर था फिरोज शाह तुगलक, राइट, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं इल्तुतमिश ने क्या किया, इक्तादारी सिस्टम ऑफ पीस ऑफ लैंड, मुक्त वली इक्तादार, इक्तादार मुक्ति या फिर वली, एंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता सिस्टम किसने खत्म करवाया, अलाउद्दीन, अले कर दिया, अले कर दिया इक्तादारी, इक्ता सिस्टम किसने अले कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहमानी किसने मतलब बहमान, during the Vijayanagar Empire, Ikta system is known as नयनकारा। विजयनगर एम्पायर के टाइम में जो इक्ता सिस्टम था वो नयनकारा के नाम से चला। इक्तादार को क्या कहते थे, अमर नायक बोलते थे, मिलिट्री कमांडर। बहमानी थे, उनको अलाउद्दीन हसन बहमान शाह वहाँ पे रूल कर रहे थे 1347 में। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह 1347 के टाइम पे रूल कर रहे थे। और ये किसके टाइम पीरियड का टाइम चल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम का। क्या कौन रूल कर रहे थे, हरियाणा बुक का 1336 में। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल दैट इज नॉट देयर इन एन एनिमल सेल। तो क्या चीज़ नहीं होती, प्लास्टिड नहीं होती, प्लास्टिक कलर देता है, ओके। न्यूरॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारा। साइटोप्लाज्म का है, जेली लाइक सब्सटेंट या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1931। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, कंट्रोल करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। प्लास्टिड्स क्या होता है, किचन ऑफ सेल होता है, ओनली इन द प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड का डीएनए और राइबोसोम होता है। टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। contains magnesium for food synthesis, also contains yellow and orange pigment। येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसको कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस वाइट इन कलर स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस वाइट कलर का होता है। क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है, प्रोटीन
प्रोटीन ग्रैनुल स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर प्रोवाइड करता है। रेड कलर किसकी वजह से, लाइकोपिन की वजह से। ग्रीन कलर किसकी वजह से, कैप्सेंथीन की वजह से। कैप्सेंथीन कैसे याद रख सकते हैं, कैप्सिकम, कैप्सेंथीन, ग्रीन कलर कैप्सेंथीन की वजह से। तीन टाइप्स के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टोरेज करता है प्रोटीन का, स्टोरेज करता है फैट का। अमाइलो कार्बोहाइड्रेट्स, एलियोरो प्रोटीन्स, एलियोप्लास्ट फैट्स। वैक्यूल्स क्या करता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सॉलिड और लिक्विड फिल्ड होता है, सैक लाइक होता है। और इन एनिमल्स स्मॉल एंड टेम्पररी एंड स्टोर क्या करता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। इन प्लांट्स क्या होता है, लार्ज डिस्टिंक्ट होते हैं एंड स्टोर सेल सैप प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी से 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एंड परमानेंट होते हैं। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है का। माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या होता है, फीमेल में होता है ओवम। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन कौन सा होता है, स्पर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लांट सेल में क्या होता है, 10 से 100 मीटर का माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है एंड एनिमल में 10 to 30 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है। चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, according to uh, according to census of India 2011 identify the third largest spoken language। तो बंगाली अपनी थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। फर्स्ट लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदी है अपनी, राइट। तो यहाँ से चार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट कितने परसेंट, 57.1% हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश कितने बोलते हैं, 10.6%। बंगाली कितने बोलते हैं, 8.9%। मराठी नहीं करना है। यहाँ से फिर संस्कृत कितने करते हैं, 0.3%। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। फिर एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं। ओरिजिनली 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, आज के टाइम पे 22 ओरिजिनल लैंग्वेज, 22 कितनी ऐड हुई। तो किस किस से ऐड हुई, तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 21st से सिंधी को ऐड किया गया इन द ईयर 1967। और फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किया नमक से, नमक। 71st में नमक से ऐड किया गया नेपाल, मणिपुर एंड कोंकणी इन द ईयर 1992। ठीक है। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे ऐड किया, BDSM से, बोडो डोगरी संथाली मैथिली, बोडो डोगरी संथाली मैथिली 2003 में। नेक्स्ट है 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओडिया से ओडिया का नाम चेंज करके ओडिया से ओडिया कर दिया गया। तो हमें यहाँ से याद हो गया 21st अमेंडमेंट में क्या हुआ। 21st अमेंडमेंट हमारा ऐड की थी सिंधी 1967। फिर हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, नमक ऐड किया गया, नेपाली, एम से मणिपुरी एंड के से कोंकणी। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपना ऐड किया गया 2003, बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली। एंड फिर 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ओडिया से ओडिया कर दिया गया। नेक्स्ट है which of the following scheme is not related to micro finance। तो उज्ज्वला स्कीम नहीं रिलेटेड है, जनधन है, जीविका प्रोजेक्ट है एंड इंदिरा क्रांति। तो हमें जन धन से याद रखना है कि आते ही मोदी जी ने जन के लिए पहले मतलब सब्सिडीज के लिए अकाउंट खुलवाया। तो जन धन योजना 2014 अगस्त में आई थी। और जीविका प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है, इंदिरा क्रांति प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ठीक है, उज्ज्वला जो स्कीम है अपनी, उसमें क्या होता है, LPG सिलेंडर्स मिलते हैं। ये 1 मई 2016 में आई थी। 1 मई 2016 में उज्ज्वला स्कीम आई थी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, दे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू लो इनकम पॉपुलेशन। फादर किसको बोलते हैं, मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के हैं। इस्टेब्लिश किसने किया था, इन्हें कौन सा इस्टेब्लिश किया था बैंक, तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 2006। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ग्रामीण मॉडल बैंक्स, दैट इज 1970 में दिया था एंड इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। फर्स्ट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ वो सेवा बैंक था, इन द 1974 में स्टार्ट हुआ।
कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये अहम था, अपना पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, तो अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जीडीपी? हाई इन्फ्लेशन मीन्स लोअर जीडीपी। हाँ, मतलब अगर महंगाई बढ़ेगी तो जीडीपी ऑफ कोर्स कम होगी। सेट्रस पैरिबस बोलते हैं इसको, ये सही हो जाएगा। प्राइस इंडेक्स इज 200 इफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी आर द सेम। तो प्राइस इंडेक्स 200 कैसे हो सकता है? ये गलत हो जाएगा अपना, ओनली आंसर हो जाएगा। जीडीपी का देखते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इसको बोलते हैं जीडीपी। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? जो आप एक बेस ईयर पे मतलब निकालते हैं, और बेस ईयर क्या चल रहा है अपने 11 से 12 तक। बेस ईयर इज टेकन नोन एज बेस as a constant price, it is inflation adjusted। और नॉमिनल जीडीपी किससे रिलेटेड है? मोर दैन रियल जीडीपी ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये हमेशा ज़्यादा होती है रियल जीडीपी से, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। कैलकुलेट किससे किया जाता है? करंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन जो कि एडजस्ट नहीं किया जा सकता है इसमें, नॉमिनल जीडीपी में, बट रियल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट कर सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपना अपॉन में रियल वैल्यू। देखो हम लोग कैसे करते हैं, सीपी जो रियल वैल्यू होती है वो नीचे रखते हैं, तो ऐसे रखेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। प्राइस इंडेक्स होता है जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। Option, choose the one which is not a product of decomposition reaction of lead nitrate। तो क्या चीज़ नहीं मिलती जब हम लोग पीबीएनओ थ्री को हम लोग जब डिकम्पोज करवाते हैं, सॉरी पीबीएनओ थ्री के होल्ड वाइज को, तो हमें मिलता है पीबीओ, हमें मिलता है NO2, हमें मिलता है ऑक्सीजन, बट हमें क्या नहीं मिलता? हमें नाइट्रोजन नहीं मिलता। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये हम लोग एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हीट एक्वायर करती है, मतलब हीट लेती है। तो PbNO3 होल्ड NO2 बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है। लेड ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स NO2 के निकलते हैं। लेड नाइट्रेट वाइट सॉल्ट। इट इज़ अ रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स यूजिंग हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऑल्सो नोन एज कंबशन रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, A प्लस बी AB, और C प्लस O2, इसको CO2 बनता है। नेक्स्ट चलते हैं AgBr, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। AgBr2, ये बी हम लोगों का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी यहाँ पे? टिश्यू की क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं प्रेजेंट इसमें, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, और प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं ये ग्रोइंग पार्ट्स को बोलते हैं, ग्रोइंग रीजन। फिर ये मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, ये यहाँ पे ग्रो करेगा, यहाँ पे टिप ऑफ शूट्स ग्रो करेंगे। तो इंटरसेल्यूलर प्रेसेस इसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि ये टॉप पे होते हैं। वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही तो अंदर का हॉल होगा एंड इसमें काफ़ी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। सेल डिविजन इसमें देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में सेल लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, परमानेंट हो जाते हैं तो डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। स्ट्रक्चर होते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। ये टिप जो मेरिस्टेम होता है टिप ऑफ शूट में प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट में प्रेजेंट होता है, बीनीथ बार्क में अपना प्रेजेंट होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इंक्रीज गर्थ ऑफ रूट्स इंक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ से अपना ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड जय हिंद।